बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुजानपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का मोहन। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सुरेश थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर मोहन बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता और मेहनत तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। सुरेश की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग सुरेश से जलते थे। देखिए जी, इस सुरेश की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। सुरेश सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर सुरेश की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर सुरेश वापस घर की ओर निकल पड़ता है। आज वो बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ मीरा, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और सोनू की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो मीरा। खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। मीरा खाना लगा देती है। अरे मीरा, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं? नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी हैं, बाकी के खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से मीरा की नींद खुल जाती है और मीरा देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! भाग्यवान, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। सुरेश ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते सुरेश की सारी फसल उनकी आंखों के ही सामने बर्बाद हो जाती है। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से सुरेश बहुत चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उधर मोहन बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वो अमीर नहीं हो पाए, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतनी मेहनत की है, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सुरेश की सारी फसल बर्बाद हो गई।
हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम सुरेश हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर सुरेश को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। 5-6 दिन से लगातार बारिश होती ही जा रही थी, रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन सुरेश को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बच ही गई होंगी, इसलिए वो फसल देखने खेत जाता है। वो खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा खेत पानी से भर गया था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दियां आने वाली हैं और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। सुरेश ये देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वो बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से वो घर लौट आता है। सुरेश घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। भाग्यवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। सर्दी भी आ ही चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है, मुझे समोसे और पकौड़ी बनाने आती है, और सर्दी भी आई ही चुकी है, तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़ी और समोसे बनाकर बेचें? हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ी बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? अजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे, और कुछ पैसे आप सेठ हीरालाल से उधार ले आना। उनसे बोलना, जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ मीरा, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन सुरेश सेठ हीरालाल के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। सुरेश सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे सुरेश, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे सुरेश, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 5,000 चाहिए थे। अच्छा सुरेश, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, ठीक है? सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर सुरेश सेठ से पैसा लेकर घर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, अब देखो सर्दियां भी आ चुकी हैं, तो हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत बिकेंगे, लोग बड़े ही चाव से खाएंगे। सर्दियों में तो हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वो भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी, आप खामखा टेंशन ले रहे हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। सुरेश बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर मीरा पकौड़ी और समोसे बनाती है। मीरा कुछ समोसे और पकौड़ियाँ बनाकर सुरेश को देती है और सुरेश उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ी ले लो, समोसे गर्मा गर्म समोसे। एक बार हरियाणा की मशहूर पकौड़ी और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो पछताओगे। तभी एक औरत सुरेश से समोसे लेने आती है। अरे भाई, ये समोसे देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, कैसे दिए, कितने का है? एक समोसा 10 रुपए का है बहन जी, बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है, 10 दे दीजिए। फिर सुरेश 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और सुरेश घर वापस आ जाता है। अरे वाह मीरा, एक गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लाई। कुछ समोसे पकौड़ी बिके क्या? नहीं मीरा, एक भी समोसा नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी, आप ठीक कह रहे थे कि हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे मीरा, कुछ समोसे और पकौड़े ही नहीं बल्कि सारे हाथों हाथ बिक गए थे। क्या सच में?
हमारे सारे समोसे पकौड़ी बिक गए? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल मीरा, लोगों को हमारे समोसे पकौड़े इतने पसंद आए हैं कि सारे समोसे पकौड़ी झट से बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे सोनू के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। मीरा उन पैसों को संभालकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह मीरा और भी ज्यादा समोसे पकौड़ी बनाकर सुरेश को देती है और सुरेश उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ी ले लो, समोसे गर्मा गर्म, समोसे। एक बार हरियाणा की मशहूर पकौड़ी और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे और नहीं खाओगे तो पछताओगे। ये समोसे और पकौड़ी ले लो, समोसे, ये गर्मा गर्म समोसे। ये सुरेश ऐसे आवाज लगाते हुए जा ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ समोसे वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे समोसे और पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चलो 500 रुपए के समोसे और पकौड़ी मुझे दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे इन समोसे पकौड़ी में ऐसा क्या है। सुरेश उस आदमी को समोसे और पकौड़ी दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे समोसे पकौड़ी बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, सुरेश घर आता है। सुनो मीरा, हमारे समोसे पकौड़ी के तो पूरे सुजानपुर में बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब मैं गांव में जाते ही सारे समोसे और पकौड़ी झट से बिक जाते हैं। मीरा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। दिसंबर का महीना आ चुका था और सर्दियां भी अब अपने चरम पर थीं। जहां सुरेश एक टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण सुरेश के समोसे और पकौड़ियों की बिक्री अब 20 गुना बढ़ गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। सुरेश और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब सुरेश और मीरा अलाव के पास बैठे हाथ सेकते हुए बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का सरपंच उनके पास आता है और कहता है, सुनो सुरेश, परसों मेरी बेटी पूजा की शादी है और उसमें मुझे 100 आदमियों के लिए समोसे और पकौड़ी चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? जी सरपंच जी, क्यों नहीं, आपको आपका सामान जल्दी ही मिल जाएगा। उनकी ये सारी बातें मोहन और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहे थे। हमेशा इस सुरेश के ही साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार मैं इसके साथ हरगिज अच्छा नहीं होने दूंगा। मोहन और उसकी बीवी सुरेश की इतनी तरक्की देखकर जलने लगे थे और वे इस इंतजार में थे कि मीरा समोसे पकौड़ी बनाकर कहाँ रखती है। मीरा जैसे ही समोसे पकौड़ी बनाकर अपनी रसोई में रखकर सोने जाती है, इधर मोहन और उसकी बीवी चुपके से रसोई में जाते हैं और सारे समोसे पकौड़ी चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, समोसे और पकौड़ी सरपंच के घर पहुंचाने थे, तो मीरा रसोई में जाती है। उसे वहां एक भी समोसे पकौड़ी नहीं दिखते हैं। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। अरे मीरा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी सरपंच जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे आज का समय और दो। इतना कहकर सुरेश सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। सरपंच जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और पकौड़ी चुरा ली हैं। आप मुझे बस आज का समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है सुरेश, मैं तुमको आज का दिन दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर से समोसे और पकौड़ी बना कर देना, क्योंकि कल सुबह ही बारात आने वाली है। हाँ ठीक है सरपंच जी, आप चिंता मत करिए, मैं आज शाम होने से पहले ही सारा सामान बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। फिर जब सुरेश उधर से जैसे ही घर वापस आ रहा था, तो वो देखता है कि मोहन का बेटा समोसे खा रहा है और उसके पास पकौड़ी भी है। ये देखकर सुरेश सोचता है, मोहन के बच्चे तो समोसे नहीं खाते और ना ही कभी मोहन ने मुझसे समोसे पकौड़ी खरीदे, फिर ये बच्चा ये सब कहाँ से लाया है।
सुरेश उस बच्चे के पास जाता है। अरे रोहन, ये समोसे तुम कहाँ से लाए हो? ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया था और हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और पकौड़ी हैं। सुरेश को सारी बात समझ आ जाती है और वो घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। अजी, आपको सरपंच जी के घर जाना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए। सरपंच जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सुरेश सरपंच जी के घर जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। सरपंच जी अपने नौकरों के साथ मोहन के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन कराते हैं। जाओ, इसके पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जब वे छानबीन करते हैं तो उन्हें मोहन के घर के अंदर से ढेर सारे समोसे और पकौड़ी मिलते हैं। क्यों चुराए तुमने ये समोसे और पकौड़े? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। सरपंच जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, ये माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर से ऐसा काम करोगे। मारो इसको। फिर सब मिलकर मोहन की अच्छी धुलाई करते हैं। कमर तोड़ दी। इस प्रकार मोहन को उसके किए की सजा मिल जाती है और सुरेश सेठ से लिया गया कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन हमें हमारी मेहनत जारी रखनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला।